किसी ज़माने में बिहार अपराधियों के राजनीतिकरण के लिए बदनाम था। आज की तारीख में नौकरशाहों के राजनीतिकरण के लिए बिहार की फजीहत हो रही है और सरकार पसोपेश में है। कि ये बहुत पहले से चला रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आरसीपी टैक्स पहुंचवाने में मददगार होगा वही ब्यूरोक्रेट्स सही जगह पर रहेगा। तो इसका मतलब ही स्पष्ट होता है कि जो लोग मदद करते हैं जनता दल यू के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को, वो अपने जगह पर विराजमान हैं। सिर्फ उनको स्थान खाली स्थानांतरित किया जाता है, बाकी वो पटना में ही स्थापित रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम लगाया है मंत्री ने कि अफसरशाही के बल पर सरकार चल रही है, ये साबित करता है। तो अफसरशाही है और मंत्री हैं, दोनों के तालमेल से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार के खेल में उच्च स्तर तक के लोग शामिल हैं। ये स्पष्ट करता है जो पदाधिकारी लगातार 10 वर्षों से 15 वर्षों से पटना में ही विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित हैं, उनको सिर्फ थोड़ा दिनों के लिए इधर उधर ट्रांसफ़र करके काम निकाल लिया जाता है प्रोटोकॉल का पालन करवाने के नाम पर। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने गुड गवर्नेंस की वजह से बिहार में बीते 16 सालों में नज़ीर पेश की है। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर डीजीपी स्तर के अधिकारी की भी संपत्ति की कुर्की जब्ती करके उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो यहाँ अगर कोई आरोप लगाते हैं और कहीं उनके पास कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, तो सामने रखें। निश्चित रूप से चाहे कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन यूं ही बस कह देने से चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। बिहार की जनता इस बात को महसूस करती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जंगल राज के किस दौर से बाहर निकाला था, वरना एक परिवार के चंगल में बिहार फंस चुका था। एक तरह से देखा जाए तो इस पार्टी में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की जमात फलती फूलती थी। तो इन सारी चीज़ों से बिहार को बाहर निकाला गया है, तो निश्चित रूप से विरोधियों के मन में तो दर्द होगा ही ना। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में न तो राजशाही चलती है, न तानाशाही चलती है, न अफसरशाही चलती है। अगर कोई शाही चलती है तो लोकशाही चलती है। संविधान में सबका कार्यक्षेत्र तय है, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सबको अपने दायरे में काम करना होता है। सरकारी जो सेवक हैं उनके लिए भी सेवा संहिता है, सर्विस कोड है, नियमावली है, मैनुअल है। उनके तौर तरीके क्या हो, आचरण क्या हो, व्यवहार क्या हो, उनकी सीमाएं क्या हैं, सब तय है। और कोई भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगा तो सरकार देखेगी, उससे निपटेगी। रोटेशन नहीं होता है बिहार में, एक ही अधिकारी लंबे समय तक पद पर बने। अब देखिए, सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, सरकार समीक्षा करती है कि इस अधिकारी को रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, किसको कौन जिम्मेवारी दी जाए। तो ये सरकार का विशेष अधिकार है, इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये गर्व से कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री के नवरत्न में हैं, मुख्यमंत्री के नवरत्न में हम शामिल हैं। एक जमाना था जब इस देश पर अकबर महान की हुकूमत थी और अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें बीरबल और तानसेन जैसे लोग थे। तो अकबर का नवरत्न होना तो गर्व की बात है, लेकिन नीतीश कुमार का नवरत्न हो जाना खुशामद के बल पर, यह तो बहुत लज्जा का विषय है। और अधिकारियों को तो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। इस तरह के अधिकारियों ने क्या कर दिया है कि ब्यूरोक्रेसी का भी, नौकरशाही का भी राजनीतिकरण कर दिया है, पॉलिटिसाइज कर दिया है। और लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक जेडीयू का कैडर खड़ा हो गया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों की अब आप बात करें तो उसमें आरसीपीसी हैं, आईएएस 1984 बैच। सेवारत अधिकारियों की बात करें तो आंखों का तारा तो इससे मनाता है कि आप कितने सालों से जमे हुए हैं और आप अकेले, आपको कितने कितने प्रभार मिले हुए हैं। तो उसमें चंचल कुमार है और ये क्या कहते हैं, आनंद किशोर है और प्रत्यय अमृत है ना। ये लोग नीतीश कुमार के तथाकथित नवरत्नों में शामिल है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी ब्यूरोक्रेट को किसी भी राजनेता से इतना ज़्यादा सट जाना चाहिए। देखिए, अब इनके विश्वस्त तो हैं, ये बात तो साबित होती है कि आखिर जो अधिकारी हैं उनका रोटेशन वाइज क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है, या बार बार उनको दायित्व क्यों दिया जाता है। कोई भी बड़ा विभाग,
कोई भी बड़ी जिम्मेवारी होती है तो आखिर वो मुख्यमंत्री जी उन्हीं पर ट्रस्ट क्यों करते हैं, ये एक सवाल तो है। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक डोमेन में है, ये सवाल हर जगह उठती है। सत्ता के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनके मन में भी ये सवाल होता है कि क्या बाकी अधिकारी कॉम्पिटेंट नहीं हैं, या बाकी अधिकारियों को टेस्ट नहीं लिया जा सकता है कि उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारी जगह पर रोटेशन वाइज अधिकारी बदलते हैं। फिर ये जो कुछ अधिकारी हैं जिनका नाम हमेशा बिहार में शीर्ष पर होता है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री के चहेते हैं या मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, जिनको अगर हम दायित्व सौंपेंगे तो वो चीज़ों को एग्जीक्यूट ठीक से कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिसका यूएसपी का लाभ अभी तक हमको मिलते रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अधिकारियों को जिम्मेवारी नहीं दी गई है या उन अधिकारियों को अगर जिम्मेवारी दी जाए तो वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिनकी बड़ी किरकिरी हुई और फिर भी उनको देखा गया कि उनके दायित्व से न वंचित किया गया बल्कि उनको और भी कई दायित्व दे दिया गया। कई अधिकारी हैं जिनको 4-4 विभाग का दायित्व दे दिया जाता है। मतलब पावर शेयरिंग नहीं होता है। तो अगर एक कहा जाए कि अगर एक कोई वैसा स्टेट जिसका कि डेवलपमेंट के प्रति सरकार बहुत ही ईमानदार हो और उस स्थिति में अगर एक अधिकारी को 4 विभाग दिया जा रहा है, कुछ अधिकारियों को किनारे रखा जा रहा है, ये एक अपने आप में एक चिंता का विषय तो है। लोकतंत्र में राजनेता और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। बिहार में सत्ता के शीर्ष पर लंबे समय से कुछ नौकरशाह काबिज हैं तो कुछ उपेक्षित हैं। नाराज कई नौकरशाह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो माहौल फिलहाल बिहार में बना है उसका रास्ता क्या है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।